कि ये जो लेटर है, इस लेटर को अगर देश की सरकार अगर अपने आप को गरिमा की सरकार मानती है तो ये लेटर को का जवाब दे, वरना बैन ईवीएम सेव इंडिया नाम का बैच बांटे, ईवीएम से वोट चोरी सिद्ध हुई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे, पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत जाएंगे। इसलिए वोट की चोरी है, सरकार की चोरी है, ईवीएम की लीला है, हेराफेरी है, तमाम मसले हैं। इसको लेकर अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। सारे नेताओं को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे फोरम की ओर से और इस मुद्दा को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। ये सरकार चाहती है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठाएं और ये मनमानी करते रहें, इसलिए आपको हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। हम ईवीएम के खिलाफ हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी तभी ईवीएम की खिलाफत हम करेंगे। और हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आरएसएस और बीजेपी, आप बार बार देखते हैं जब सरकार से सवाल पूछो तो इलेक्शन कमीशन से पूछो तो सरकार इनके डिफेंस में आ जाती है। भाजपा के सारे प्रवक्ता जो है लगते हैं डिफेंड करें। आरएसएस जब संविधान सभा में जब संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, 4 दिन बाद आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा है। ये देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल छपा है 4 दिन बाद। ये अंग्रेजी में है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट मसले जिससे आप समझ जाएंगे कि क्यों आरएसएस नहीं चाहती है कि ईवीएम की खिलाफत हो। आरएसएस चाहती है कि सब लोग को वोटिंग राइट नहीं मिले, इसलिए एसआईआर का जो प्रक्रिया हुआ आप सब देख रहे हैं। पहले ईवीएम से चोरी, फिर एसआईआर से वोट कटिंग, तमाम पहलू हैं। थोड़ा सा यहाँ बताना लाजमी होगा कि संविधान सभा बनने से पहले 1919 से ही डॉक्टर अंबेडकर वोटिंग राइट को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। संविधान सभा में भी बहस हुई, ये भी बहस हुई कि कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाए एजुकेशन संबंधी, लेकिन उसमें संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया और सब एडल्ट को उन्होंने वोटिंग राइट दिया। ये इसलिए प्रसंग बस ये बता रहा हूं कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया ऑर्गेनाइजर का 30 नवंबर 1949 का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्विस और कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स शामिल किए हैं, लेकिन इसमें पुराने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों, इंस्टीट्यूशंस, नाम और फ्रेज का कोई निशान नहीं है। पुराने भारत का मतलब क्या है? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, उसके हिसाब से। उसमें तो वोटिंग राइट का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से न्याय व्यवस्था है, कानून है। आगे इसमें लिखा गया है कि हमारे नए संविधान में पुराने भारत में हुए खास संवैधानिक विकास का जिक्र नहीं है। मनु की रचनाएं फारस के, सोलोन के, स्पार्टा के, लाइकर्स के बहुत पहले लिखी गई थी। आज भी मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया में काबिल तारीफ के काबिल हैं और अपने आप मानने को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बर्क, मिल और जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू हुई सब कुछ है। साफ साफ मनुस्मृति की वकालत कर रहा है। इसलिए वो ईवीएम के थ्रू वोट चोरी करके, जैसे तैसे करके, आप एसआईआर करके बेसिकली ये एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं देना चाहती है। एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में भी इसमें लिखा गया, जो आपको मैं बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि जरा सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आम आदमी की पॉलिटिकल मुद्दों पर सोचने और समझदारी से काम करने की इनर्शिया को समझते हुए, मतलब आम आदमी को जो है ना, वो सामाजिक राजनीतिक बात तो नहीं समझ सकता है, इनर्शिया को समझते हुए हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को लेकर ओवर पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात कि उस समय भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का एक तरह से इसमें विरोध है। तो इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है, ईवीएम है, वोट चोरी है, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर आरएसएस, बीजेपी और सरकार के लोग डिफेंसिव रहते हैं और चाहते हैं दुनिया में जहां भी ईवीएम बना है, कहीं भी किसी भी विकसित देश में है, ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने पोलिंग बूथ पर ही अपना वोट नहीं बचा पाएंगे, पोलिंग बूथ पर ही नहीं जीत जाएंगे। इसलिए वोट की चोरी है, सरकार की चोरी है, ईवीएम की लीला है, हेराफेरी है, तमाम मसले हैं। इसको लेकर अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। सारे नेताओं को हम लोग चिट्ठी लिखेंगे फोरम की ओर से और इस मुद्दा को और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे आप लोगों से इतना ही कहना है कि ईवीएम की वोट चोरी जो है, वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी का कंप्लेंट 12 जुलाई 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दिया था। उन्होंने उसमें कंप्लेंट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चंद्रपुर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मीन्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ये लेटर भेजा। तो उसमें यह लिखा गया था साहब कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर दो। चोरी की बात जैसे ही यूपीए गवर्नमेंट के ध्यान में आई तो उनको लगा कि ये चोरी बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैलेट पे अपना वीवीपैट जो है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट मशीन उन्होंने लाया। तो उसके पहले जो राज्य की जो नीला सत्यनारायण जी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, अधिकारी है वहाँ की, महाराष्ट्र की, उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में हम वोटर को, उनको वोट देने के बाद वो उनके हाथ में पर्ची देंगे। वो पर्ची उनके हाथ में देने के बजाय वो एक बक्स में डाली जाएगी।
आगे चल के उस बॉक्स का नाम बना वीवीपैट। तो वो वीवीपैट के जरिए वो इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर होगा, ऐसा मनमोहन सिंह सरकार को लगा। लेकिन ये सरकार में चलते चलते जो लोग ये जो कार्यपालिका के जो लोग होते हैं, जो चुनाव आयोग संभालते थे, तो इनके हाथ में ये मशीन लग गई। इन्होंने कुछ एविडेंस भी बीजेपी के लोगों ने दिया है कि ईवीएम को छेड़छाड़ करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने बैकडोर एंट्री से मुंबई से हैदराबाद तक वो ईवीएम को लाया गया और वापस उनको पहुंचाया गया, ताकि 2014 की भाजपा को चोरी बड़े पैमाने में करने के लिए उन्होंने ये सब किया। उसका प्रूफ आज ये है कि इन लोगों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग, हमारे सर बोलते हैं सूरज सर, और कि ये मैनिपुलेट है, ये मशीन नहीं है, मैनिपुलेट है। तो ये चोरी का जो पकड़ने का जो जरिया है, तो वो जरिया कैसे, तो फिर 2009 में हमने एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि ये कोई भी, जैसे आपके कैमरे हमारे ऊपर में फोकस है, तो कैमरे में ये क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मोबाइल हो, तुम्हारा कैमरा हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, ये सब चीज़ें, सबका मैन्युफैक्चर अगर कोई चलता है तो वो चलता है मैथमेटिकल साइंस पे चलता है। और विश्व का ऐसा कोई साइंस नहीं बना जो साइंस मैथमेटिकल के आधार पे ना हो। कोई मैकेनिकल साइंस भी हो तो उसको मशीनरी की जरूरत है, मशीनरी भी बनती है तो वो गणित के शास्त्र से बनती है। अगर कोई डॉक्टर भी इलाज करता हो तो उनका भी मशीनरी का निर्माण मैथमेटिकल साइंस के थ्रू ही हुआ है। मतलब मैथमेटिकल साइंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ऑल डिवाइसेस। तो हमने क्या किया कि मैथमेटिकल साइंस के थ्रू एक फार्मूला का निर्माण किया। उस फार्मूला का नाम है ईवीएम स्कैम फार्मूला। उस फार्मूला के जरिए, जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी मैथ में फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो जैसे ही हमने वो ईवीएम स्कैम फार्मूला में हमने जो चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन लिया, इलेक्शन लेने के बाद में जो नतीजे बाहर आ रहा है, तो नतीजे मतलब ईवीएम वोट, वो ईवीएम वोट को हमने जैसे भी ईवीएम स्कैम फार्मूला में फिट किए तो अपने आप चोरी बाहर आ गई। चोरी इतनी बाहर आ गई कि पूरी आज बड़े पैमाने में आई। हमने हर चोरी का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हमने चुनाव आयोग को दिया। देते 2025 का साल बाहर आया। 10 फरवरी 2025 को आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लेटर से ये लेटर देना पड़ा। ये लेटर इस बैनर पे खड़ा है। ये लेटर उन्होंने 10 फरवरी 2025 को उन्होंने दिया। उस लेटर में स्पष्ट लिखा कि हमें सजेशन चाहिए, क्योंकि ये वोट की चोरी गणित शास्त्र ने पकड़ी है। कल चल के ऐसा ना हो कि आर्टिकल 51A, आर्टिकल पार्ट 4A में आर्टिकल 51A जो है उसमें साफ लिखा है कि ज्ञानार्जन हो, सुधार की भावना हो, और तो नागरिकों को वो मिलना चाहिए। तो नागरिकों का हक है कि कोई भी अगर साइंस के थ्रू अगर अपने देश में सुधार का भावना चाहता है तो आर्टिकल 51A के थ्रू उन्होंने वो देना चाहिए। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि वोट की चोरी होती है। अगर उनको वोट की चोरी होती है ऐसा नहीं लगता था तो वो लेटर देने की कभी गलती नहीं करते थे। उन्होंने वो लेटर आईटी मिनिस्टर को दिया, और आईटी मिनिस्टर ने, आप फोकस कर लीजिएगा, आईटी मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, वो ज्ञानेश कुमार जी को दिया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने आज 1.5 साल हो गया ये लेटर का जवाब नहीं दिया है। और ये मैथमेटिकल का अपमान है। जो रामानुज जो यहाँ के गणित तज्ञ थे ना, तो आप सब उनका नाम जानते हैं। तो ये देश के गणित का अपमान है। ये देश के बाबा साहब भी बोलते थे कि मैं आजन्म विद्यार्थी हूँ। एक विद्यार्थी ने जो स्कैम फार्मूला ढूंढ के निकाला, उसकी चोरी पकड़ी, वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर के हाथों में दिया, चुनाव आयोग के दफ्तर में दिया, और यहाँ तक उनकी सफलता प्राप्त हुई, फिर भी वो देना नहीं चाहते। तो ये गलत हो रहा है। मैं इसमें से कुछ आपको एक चीज़ें बताऊंगा, बस उसमें मैं आपको एंड करूंगा, फिर हमारे साथी बात करेंगे। लोकसभा 2019 में जो देश का जो टोटल वोट हुआ, वो वोट हुआ 61,08,01,073। हमारी थोड़ा मराठी है, अंग्रेजी हिंदी में तरह हमारे ज़्यादा अनुभव कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 073 है, तो इसमें 073 ये लास्ट डिजिट है। सेम 2024 का लोकसभा देखोगे आप, उसमें भी पूरे देश में मतलब इंडिपेंडेंट और तुम्हारा नोटा यानी नन ऑफ द अबो, ये दोनों का वोट अगर माइनस करें तो जो बचता है तो वो सिर्फ बचता है देश के पॉलिटिकल पार्टी का। तो देश में 747 पार्टियां खड़ी थी। कितनी खड़ी थी? 747 पार्टी का जो टोटल ईवीएम वोट आया वो आया 69,39,073। तो 073 इसमें भी फिगर सेम है, जो 2019 के भी है और 2024 के भी है। उसके बाद में हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का 2024 में, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो ईवीएम का वोट मिला, उस ईवीएम के वोट में भी 55,21,073, मतलब उसमें भी 073 है। ये 073 3 बार रिपीट होता है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है और दिखाता है कि वोट में चोरी हुई है। और मैं आपको आगे की एक बात बताता हूँ। ये इसमें ये महाराष्ट्र में
जैसे कि 2024 के लोकसभा में बीजेपी पार्टी जो खड़ी हुई है 073 मतलब लास्ट का 2 डिजिट 73 ही है, तो 24 के इलेक्शन में 240 जो सीट भाजपा जीती है, तो भाजपा 240 जीती है, वो भी चोरी करके जीती है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसका आंकड़ा है वोटिंग का 15 करोड़ 91 लाख 30,973, मतलब उसमें भी 73 है अंतिम। उसके बाद में और आगे मैं लेके जाऊंगा आपको। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में आ जाइए आप। महाराष्ट्र के भी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला 79,36,573, इसमें भी 73 है, इसमें भी 73 है। और आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा में जो खड़ी थी, तो देश में जो उनको वोटिंग मिला, उसमें भी जो वोट मिला उनको, तो वो मिला 11 करोड़ 91 लाख 36,573, मतलब ये 73 6 बार रिपीट होता है। तो तब मुझे यही लगता है कि चोर ने तो चोरी की है, लेकिन चोर को जेल में डाले थे, तो ये जेल का कैदी नंबर 73 है, ये जेल का कैदी नंबर 73 है। ये 73 नंबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने ये लेटर सजेशन के लिए आईटी मिनिस्टर को दिया, और आईटी मिनिस्टर ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं इसके बाद में आपको ये और अच्छी बात बताऊंगा कि लोकसभा में जो 2024 का इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी खड़ी थी, जो उनके गठबंधन में है। उसके बाद में उसके साथ में नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, वो भी गठबंधन में है। तो उन दोनों का भी जो ईवीएम वोट है, जेडीयू का और हम सेकुलर का जो है, उसका लास्ट भी 3 डिजिट 732 है। तो ये एक समान कैसे आता है, सवाल ये है। और ये ईवीएम स्कैम फार्मूला जो है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये ईवीएम स्कैम फार्मूला स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वो हमेशा बोलते हैं ना कि हमारी ईवीएम मशीन स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भाई तुम्हारी ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, तो ईवीएम स्कैम फार्मूला की जो आए हुए रिजल्ट है